आपके साथ प्रिया। और इस बार हमारे साथ जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। भानु प्रताप शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और किस बारे में बात करेंगे ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। भाजपा है एक तरफ तृणमूल है, सीपीएम भी लड़ाई लड़ रही है। हालांकि 34 साल तक वो राज कर चुकी है और जनता ने उन्हें नकार दिया है, लेकिन इसके बाद भी अस्तित्व की लड़ाई तो चल ही रही है। और इन सब के बीच हमारे साथ जो है वो बसपा के कैंडिडेट भी जुड़ चुके हैं। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं और आखिर उनके चुनावी मुद्दे क्या है, किस मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में है और बसपा पार्टी को वो किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन सभी मुद्दों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम भानु प्रताप शर्मा जी से आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद जानते हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या है और वो बसपा पार्टी के लिए आगे क्या कुछ करने वाले हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो चल ही रहे हैं, इसके साथ में एक तरफ टीएमसी है, एक तरफ बीजेपी है, सीपीएम भी यहाँ 34 साल तक राज कर चुकी है। हाँ, कह सकते हैं कि अभी उनका अस्तित्व खत्म है और आप बसपा से लड़ाई लड़ रहे हैं। बसपा बंगाल के लिए नई पार्टी है क्योंकि यहाँ बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूंगी कि आप बसपा पार्टी से कैसे जुड़े और इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा बसपा से जुड़ने का मकसद यही है कि एसटी ओबीसी जो भी है वो पिछले वर्ग का है। पिछले वर्ग का जो भी युवा है उसको रोजगार नहीं मिलता है, उसका पढ़ाई शिक्षा नहीं मिलता है, उसके साथ अच्छा मैंने बताओ भी कुछ अगर दिया जाता है मिट्टी को तो कुछ पैसा देता है, कुछ ये देता है जो कि आत्महत्या करने के मजबूर हो जाता है क्योंकि रोजगार नहीं है, फैमिली चला नहीं सकता है। इसीलिए हमको असली मुद्दा ये देखना है कि उसको रोजगार और नीचे की शिक्षा चाहिए और नारी का जो है निर्यातन होता है तो ओबीसी का। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में दलित को जो है वो दबा के रखा जाता है, उन्हें ऊपर उठने नहीं दिया जा रहा है? हाँ, दबा के रखा जाता है, उसका सुनता नहीं है। जब दो चार कहीं हो तो 100% में कम से कम 5% किसी को देख लिया जाता है और उसमें बेसी अगर हिंदी भाषा भाषी हो तो उसको देखा नहीं जाता है। लेकिन सर ये स्थिति तो यूपी में भी रही है। हाँ, यूपी में रही है, लेकिन हम लोग जो यहाँ के वासी हैं, जो यहाँ है, उसको तो यही देखना पड़ेगा कि हम लोग का मान लीजिए मायावती है वहाँ देखती है, लेकिन हम लोग का यहाँ हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? तो इसलिए पीछे वर्ग का हम लोग को देखना है और अच्छा करना है, रोजगार देखना है, पढ़ाई देखना है, जो शिक्षा अच्छा से हो सके तो हम बच्चों तो अच्छा जा सके। ये पिछले वर्ग का ये हमारा अपना उद्देश्य और रोजगार से। दलितों की तो बात हो गई सर, लेकिन अगर आप जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं तो जाहिर सी बात है दलित के साथ साथ अन्य वर्ग के भी लोग आएंगे। तो जो पिछले मुद्दा जो है चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, क्योंकि सिर्फ दलित ही नहीं है उस जगह से जो आपको वोट देंगे, अदर भी जो है जनरल कास्ट भी है। तो इन लोगों के लिए आपको क्या करना चाहिए? इन लोगों के लिए आपके दिल में क्या चल रहा है? इन लोग के लिए जो पिछला वर्ग जो हम सब जो पिछला वर्ग का है, जो जिसको रोजगार नहीं मिलता, वो जाति से कोई मतलब नहीं है। हम लोग उसको भी देखेंगे। दस्तावेज किसी भी तरह का शिक्षा, नारी हो तो नारी में तो बोला नहीं जा सकता है कि ये खाली दलित का ही है। निर्यातन किसी वक्त भी हो तो नारी तो सबका बेटी, हम लोग का देश का बेटी तो अपना बेटी, तो उसको तो जो नाट्य होता है कुछ सुनता नहीं है। जो पीछे वर्ग का है चाहे कोई भी हो उसको तो देखना मिलता है। रोजगार में ये तो आगे पीछे ये बात नहीं है कि हमारा खाली दलित का ही है, रोजगार देखना है। जो भी पिछले वर्ग का जो मिला हुआ है उसका हमको देखना है। आपको क्या लगता है कि आपकी जीत हो पाएगी? क्योंकि अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यूपी में बसपा और सपा अलायंस थी, इसके बावजूद भी सिर्फ 18 सीटें ही उनके खाते में आई थी। तो बंगाल में बसपा के लिए लड़ाई लड़ना एक बहुत बड़ी बात हो रही है। क्या लगता है जामुड़िया क्षेत्र से आपकी जीत हो पाएगी? जीत आशा तो करते हैं, आशा तो करना है, उम्मीद तो करना है। उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, इसीलिए हमको तो लड़ना है। जब लड़ेंगे नहीं तो हार जीत होगा कैसा? हार जीत तो संसार में है ही, लेकिन जलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा हमको कि हम जीतेंगे कि हारेंगे? ये तो ऊपर वाला जानेगा। लेकिन हमको लड़ना है, हमको जीतना है, हमको रक्षा करना है। नारी से, रोजगार से, पढ़ाई से, लिखाई से
पिछले वर्ग का जो, चाहे सामने का हो, चाहे कोई भी इंसान की तरह हम लोग सबका सपोर्ट, सबका साथ लेके चलना सबका है। साथ। और एक सवाल है, कॉमन सा सवाल है कि जामुड़िया जैसे सभी जानते हैं कि वहाँ वामपंथी का गढ़ है, इस गढ़ को आप किस तरह से भेदिएगा? देखिए, वो अपना करेंगे, हमको अपना करना है। कहीं से देखिए लाखों करोड़ों जितना भी गिनती शुरू हो, लेकिन एक से ही शुरू होता है। तो हम लोग शुरू किए हैं, हम लोग 6 विधानसभा में उठे हैं। तो हम लोग जो है और भी आगे है, उठना है, तब एक से शुरू करना है। तो हम लोग शुरू किए हैं, अब सब में जोड़ के अच्छा जो भी हो हम लोग करना है, हम लोग जीत हासिल जरूर करने का सोचते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चल रही है, और अगर मैं बात करूं तो 2019 जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे पहले शहीद दिवस मनाया गया था पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई को। उस दौरान देखा गया था कि मंच पर सभी नेता एक साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूपी से आ रहे हो, चाहे वो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी आए हो। तो एक साथ देखा गया था कि सभी मंच पर इकट्ठा हुए थे भाजपा पार्टी के खिलाफ। तो आज ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि आपको ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े होना पड़ रहा है? देखिए, ममता बनर्जी अपने हिसाब से चल रही हैं, हम लोग को अपने हिसाब से चलना है। हम लोग अपना जो भी है, जो प्राथमिकता है, हिंदी भाषाभाषी हो चाहे जो भी हो, ये तो सबको देखना, ये हमारा धर्म है। हमको यहाँ से, क्योंकि मायावती वहाँ से कर, जैसे हम मान लीजिए हम लोग कल अम्बेडकर का जन्मदिन था, तो हम लोग सब तरह से सबसे गए हैं, मनाए हैं हम लोग अम्बेडकर। तो अम्बेडकर तो कानून का जानते हैं कि आइन से सब कुछ अम्बेडकर जी ही से शुरू हुआ है। कल तो आपके पार्टी का स्थापना दिवस भी रहा है। स्थापना दिवस रहा, तो हम लोग सब जगह गए, अम्बेडकर जी का जन्मदिन था, तो हम लोग सब जगह गए हैं, अम्बेडकर जी का लेके चलते हैं। बिना अम्बेडकर के लेकर के चलने से उनका कांचीलाल जी हैं। और लेकिन सवाल सब मेरा यहाँ रह गया कि आखिर क्या नाराजगी हुई जो कि मायावती जी को एक अलग पार्टी, यहाँ पर अपनी जो पार्टी है उसके लिए कैंडिडेट खड़ा करना पड़ा? क्योंकि सवाल तो वही है कि भाजपा के लिए सब एक साथ जो एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे थे, आज ममता बनर्जी के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं, तो नाराजगी क्या रही है? नाराजगी, जहाँ भी कोई जाता है उसका काम नहीं होता है, उसको ये नज़र से देखा जाता है। तो जो वो यहाँ है, हम लोग वेस्ट बंगाल में आज 5 पीढ़ी से हम लोग हैं यहाँ, कम से कम हम लोग का यहाँ से हो गया 70-75 साल, 1952 से हम लोग हैं, और उसके पहले हमारे दादाजी थे। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके पहले से। लेकिन फिर हम लोग को क्या मिलता है? हम लोग सामने हैं, दांत हमारे सामने है, यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, देखिए कितना कारखाना है, लेकिन फिर भी नहीं रहता। जो उनका पार्टी का आदमी रहता है वो उनको देख के जाता है। फिर भाजपा में जाएगी तो भाजपा वाला जो अपना है वही आदमी आएगा तो उसी को ढुकाएगा। तो हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग जो 5 पीढ़ी, हम लोग कहाँ से खाएं, क्या करें? बेकार समस्या जो हम लोग के हाथ है, ना ही हम लोग को नौकरी होगा तो देते हैं। तो जब उसको देते हैं साथी तो वो अपना आदमी को बुला कर देते हैं, हम लोग को देते नहीं हैं। हिंदी भाषा हो तो ठीक है, उसको मिल जाते हैं। नौकरी करते हैं यूनियन में, तो यूनियन में दूसरा चुन के अपना आदमी को देते हैं। तो बताइए कि हम लोग का रोटी कैसे चलेगा? हम लोग कहाँ से जिएंगे? हम लोग को पुष्पों से यहाँ रह रहे हैं, 5 पीढ़ी हो, तो हम लोग क्या करें? हम लोग का लड़का लोग का नौकरी होता है, न नौकरी होने वाला होता है, ना ही एक्सचेंज में होता है, एक्सचेंज के द्वारा, ना ही यूनियन से अगर प्राइवेट से कॉन्ट्रैक्टर लेवल में हो वहाँ होता है, वहाँ भी पैसा लेके किया जा सकता है। तो अभी हम लोग कहाँ जाएं, कैसे खाएं? ये सरकार बताएगी, ममता दीदी बताएगी या मोदी साहब बताएंगे? मोदी साहब नीचे वाले को देते, ऊपर वाले को देते, ये देते वो देते। लेकिन ये बताइए कि मीडियम क्लास का आदमी को, जो भी बाल बच्चा है, हमारे सामने प्लांट इस तरह से खाली देखें, क्या करें? वेस्ट बंगाल में हम लोग 5 पीढ़ी से तो क्या देखा जाए? उसके लिए सरकार क्या करती है? उसके लिए ममता बनर्जी क्या करती है? ममता बनर्जी अपने आदमी को दूर पर देख देती है, वो भेज देते हैं, वो अपना आदमी को मिलता है। तो हम लोग ना ही घर में रहते हैं। अब मान लीजिए स्वास्थ्य साथी गया और दे दिया, कार्ड दे दिया, वहाँ गया हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर कर दिया और उसको लेने के बाद वो देखने नहीं देंगे, उसको मार दिया जाता है, मर गया, उसको लिख दिया कोरोना। तो मान लीजिए कि उसका जीवन भी जाता है। गरीब आदमी खा नहीं सकता, उसको ना आगे रोजगार मिलेगा और ना ही वो आगे कुछ कर सकेगा, ना ही उसको कॉन्ट्रैक्टर में मिलेगा, ना ही सरकारी नौकरी मिलेगा।
हम लोग को ओबीसी एसटी जो मिलता है, ओबीसी के बारे में पूरा पश्चिम बंगाल आज तक सोचिए कि 5 पीढ़ी हम लोग अगर ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट मांगते हैं उनसे, तो हम लोग जाति मतलब जो हम जाति हैं हम तो या तो ब्राह्मण का लेते, या नहीं तो अगर हम मान लीजिए कि ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट देना चाहिए। जात तो जो है से जात तो बदलेंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, सूत्रता करते हैं। हम लोग का शर्मा जो भी है बस जो भी निमित्त हैं तो ओबीसी का ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं। बोलते हैं कि अपना पूर्वज के वेस्ट बंगाल में ले आइए 2 आदमी को, तो 2 आदमी के लिए हम कहाँ से लाएंगे? और नहीं लाएंगे तो 50 वर्ष के लिए, आज 50 से 70 वर्ष हो गया। आज देश आज़ाद हो गया 1947 में, इतना तो सब चला गया पाकिस्तान, तो उसको मिल जाता है जो यहाँ है बांग्लादेश से आया उसको मिल गया। तो मान लीजिए हम लोग जो इतना दिन से हैं, हम लोग के लिए दीदी क्या सोच रही है कि हम लोग को ओबीसी को क्यों नहीं देती है, क्या कारण है? पूछी जाती है कि आखिर नाम पे भी नहीं देती है। हमारा मान लीजिए शर्मा टाइटल यहाँ सूत्रधर कहा जाता है, कर्मकार कहा जाता है, तो अभी यहाँ से बोलिएगा कि चैनल लेके आओ, बाप दादे का लेके आओ, बाप दादे का हम कहाँ से उसका सर्टिफिकेट वोटर लिस्ट निकालें? तो ये बताइए कि हम लोग के बारे में दीदी हो, चाहे ये सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अदर, तो सरकार हम लोग को जो रूलिंग पार्टी हम लोग को क्या देखती है? हम लोग जीवन क्या, हम लोग आत्महत्या करते हैं, इसके लिए बहुत आत्महत्या हो रहा है, निंदन हो रहा, बर्दाश्त नहीं कर रहा, मर जा रहा, तो उसको हम लोग क्या करें? उसके लिए सरकार ममता बनर्जी क्या देखती है और मोदी क्या देखती है? अच्छा, चुनाव में जिस तरह से हिंसा हो रही है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? अगर यहाँ बहुजन समाज पार्टी आती है पश्चिम बंगाल में, तो क्या बदलाव होना चाहिए? हाँ, हम लोग देखेंगे हिंसा को किस तरह से रोका जा सकता है, क्योंकि अगर 34 साल पहले हम देखें जिस तरह से वामपंथी का राज था, उस समय से ये हिंसा चली आ रही है। और जहां तक जनता का सवाल है, तो कई बार सवाल पूछा गया और जनता ने जवाब दिया कि कोई भी पार्टी क्यों ना आए, हिंसा तो यहाँ होगी ही। नहीं, हम लोग हिंसा रोकने के लिए तो कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा होता है, मर जाता है, उसको देखता नहीं है, कोई आत्महत्या कर देता है, हिंसा करा देता है, तो कराता कौन है? कराता कौन है? प्रशासन है यहाँ। तो जो दीदी के हाथ में प्रशासन है और वो यहाँ का मालिक है, तो उनको देखना चाहिए कि हिंसा कहाँ से है। फिर उनका आदमी कैसे मर जाता है, फिर उनका आदमी कैसे एक दूसरे को दोष लगा देता है, तो कहाँ से होता है? जब आपका मुख्यमंत्री हमारा दीदी हैं, तो दीदी को सबको देखना चाहिए। तो कैसे हिंसा उनका आदमी से होता है? हिंसा कर दो जब लड़ता है तो गलती तो किसी का रहता है, तो शासन इनका है, ये देखना चाहिए। मोदी का चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे रहे हैं और सवाल भी कई सारे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में अगर हम बात करें तो क्या लगता है, बार बार ममता बनर्जी पर ये एलिगेशन लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि वो संप्रदाय के हिसाब से बांट रही हैं लोगों को और वोट ले रही हैं, तो क्या सचमुच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जात पात के नाम पर वोट बटोरा जा रहा है? हाँ, चलता तो है, क्योंकि ममता दीदी भी कभी देखिएगा वो नमाज पढ़ने की बोलती है, वो कुरान पढ़ती है, कभी एक वोट के लिए। तो मतलब क्या हुआ कि आप तो वो भी हम लोग का भारत का ही है, तो जब सब कुछ है उनको देखना है, तो उनको देखना चाहिए कि हिंसा कहाँ से होता है और सबका रक्षा होना चाहिए। जब हम मान लीजिए जिस तरह से किसी को देख रहे हैं, तो ममता दीदी को उनको भी सबको देखना चाहिए, ममता बनर्जी को। ये नहीं कि हाँ हमारे ही आदमी देख लें तो वो जीतेंगे, तो फिर वही आदमी दिखे, तो फिर अदर का क्या होगा? तो ये देखना चाहिए। खाली वोट बटोरने के लिए, वोट लेने के लिए, वो ऐसी बात नहीं है कि ममता दीदी जो है वो अपने आदमी को भी करे। तो इसीलिए हिंसा तो इस तरह से नहीं होता है, गलती करेगा तो हिंसा होगा, तो गलती को वो चाहे तो रुक सकता है। चुनाव में देखा जा रहा है जय श्री राम को भाजपा मुद्दा बना रही है। अगर हम देखें हर एक चुनावी रैली हो, सभा हो, सबसे पहले अगर सभा में पहुंचते हैं पीएम मोदी से लेके गृह मंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो जय श्री राम कहते हैं। तो क्या लगता है कि जय श्री राम को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या सचमुच जय श्री राम बोलने से वोट मिल सकता है? जय श्री राम एक मुद्दा होता है, जैसे किसी आदमी का नाम एक रख दिया जाए तो नाम होता है। तो जय श्री राम एक मुद्दा बनाए हुए है बीजेपी। तो मुद्दा बनाए हुए इसमें क्या है कि ममता बनर्जी थोड़ा सा चिढ़ भी जाती है, इसीलिए उसको और मुद्दा को पुख्ता किया जाता है। और तो क्या लग रहा है कि बंगाल में जिस तरह से बोला जा रहा है कि बीजेपी की लहर चल रही है,
तो क्या बंगाल के लोग जय श्री राम के बहकावे में, या कह सकते हैं कि जय श्री राम का जो मुद्दा चल रहा है इसी लहर में बह रहे हैं? हाँ, लहर में इसीलिए बह रहा है कि और वो समझते नहीं, ममता बनर्जी की जय श्री राम कहते थे, जय श्री राम पर थोड़ा उनको नाराजगी हो जाता है। और जो कि एक देखे कि उस लेडीज को जय श्री राम बोला था, उसको तो उसके पास बहुत ये भी हुआ था उनके साथ। तो सवाल उठता है कि मुद्दा जितना ही वो जय श्री राम करे तो उतना ही उनका होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दा नाम रहते, जैसे ये ममता बनर्जी जय श्री कृष्ण बोले कि हम जय श्री कृष्ण के माँ दुर्गा की, तो जो भी है ये मुद्दा बनाए हुए है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हारना तो उनका अपना आप का, लेकिन अगर कोई हिंसा होता है तो दोनों आदमी को, क्योंकि वो सेंट्रल में है और ये स्टेट में है, तो फिर क्यों? पावर उनके पास भी है और पावर इनके पास भी है। अगर मान लीजिए छोटा हिंसा होता है तो ये स्टेट पुलिस करता है, तो स्टेट पुलिस को क्यों नहीं समझ सकते? स्टेट पुलिस का तो मालिक ये ममता है, ममता जी है, तो इसको तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो भाजपा की अगर हम बात करें तो देखा जा रहा है कि एक के बाद एक सभी लोग भाजपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो भाजपा पार्टी ज्वाइन करने का मकसद लोगों का यही रह रहा है कि बंगाल में दुर्नीति चल रही है। बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो लोगों को डरा धमका के अपने पक्ष में वोट डलवा रही है, हिंसा हो रही है, ऐसा लोगों का मानना है। और जो टीएमसी पार्टी कर रहे हैं वो बार बार आ रहे हैं और भाजपा पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि इस बार 200 सीटें पार करके रहेगी, लेकिन आम जनता को चाहिए रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, ये मेन मुद्दा होता है। और बीजेपी बार बार कह रही है कि वो बंगाल में आएगी तो वो जो जरूरत की चीजें हैं वो लोगों को देगी। तो अभी तक क्या बीजेपी इस पर कामयाब हो पाई है? क्या सचमुच वो जो केंद्र पर आई थी, जिस मुद्दे को लेकर आई थी, आपको लगता है कि केंद्र पे जिस मुद्दे पर लाया गया था मोदी जी को, वो मुद्दा उनके लिए सही था और वो उस पर कायम रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं है। अभी तक जो भी बीजेपी कर रहा है अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब वो अगर आते हैं सत्ता में, अगर आ जाते हैं तो आ जाते हैं, जितना भी कारखाना हम लोग का बंद हो गया है, तो जितना मान लीजिए कि हम लोग पहले यहाँ 56,000 में कितना था यहाँ, तो अब वो करके 30,000 से भी कम हो गया। तो आदमी तो कम होते जा रहा है और यहाँ युवा बढ़ते जा रहा है, तो उसको तो एंट्री लेता नहीं है अपने लिए। तो ये अगर फैक्ट्री सब जितना बंद है, अगर वो मोदी खोल के और वो उसके लिए युवा के लिए अगर करते हैं तो होगा, और नहीं तो इनका अभी तक तो बीजेपी का कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि युवा को नहीं देखा गया है, नहीं कुछ है। अभी तो जीतने का लहर चल रहा है, जय श्री राम का लहर चल रहा है, तो कितना आके कितना करेंगे ये कहना जब समय बताएगा। क्योंकि जब कारखाना नया खोलेंगे, पुराना खोल देंगे, नया तरह का खुलेगा, युवा का नौकरी होगा, कितने को नौकरी देते हैं, कितना का ये करते हैं, तभी होगा। कितना शिक्षा को देखते हैं, कितना बदलते हैं, ऐसे तो जितना चल रहा है नूतन किया है। अब वो जो कितना कर रहे हैं, अभी हिंसा चला करके सोचते हैं हम चाहे दीदी आए तो दीदी कितना आगे बढ़ेगी, क्योंकि इनके बाद तो दीदी को इतना नहीं है कि अगर ये जीते तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो जीते तो कितना करेंगे भाजपा से। जब तक युवा के लिए और यहाँ नया कारखाना कल कारखाना नहीं हो, मिडिल क्लास को नहीं देखे, सबको को नहीं देखे, तब तक उन्नति नहीं हो सकता है। आप भाजपा ऐसे क्या करेंगे, ये तो कहना अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस बीच में रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं, तो इस पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जनसभा में सिर्फ एक आदमी नहीं आ रहे हैं, हजारों हजारों की तादाद में लोग जुट रहे हैं और इसके साथ में रैलियां भी हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इसे टाला जा सकता था? टाला जा सकता है। देखिए, हम जमुरिया विधानसभा से उठे हैं, वहाँ के दिन पहले देखा हो जाए कि कोरोना चल रहा है। हम बोलिए किस हाल से उसको रैली किया जाए, किस हिसाब से विधानसभा का जो चुनाव किया जाए, किस हिसाब से वहाँ मीटिंग किया जाए, किस हिसाब से किया जाता है। तो कोरोना ये तो मामूली है, हमारा अपना विधानसभा यहाँ की बात बता रहे हैं। तो यहाँ जो दूरी बोलते हैं मोदी की 3 फुट का दूरी, देखिए यहाँ तो मास्क तक नहीं लगाता है।
तो रक्षा करना तो ऊपर वाला है। तो मान लीजिए दीदी है तो दीदी भी तो रक्षा नहीं करते हैं, उनका अपना आदमी ही मास्क नहीं लगा के धक्का धुक्की करके पूछते हैं। तो ये कोरोना बढ़ेगा नहीं। कई दिन के पहले एक हुआ तो कि हम लोग का मुंगेर में दिया था, तो देखे थे हमने कि एक मरा और उसको हाथ से लिया जाए, कोरोना का मरा, IM का जो थे 5 लाख चला, तो वो एक दूसरे को ले रहा तो कोरोना बढ़ेगा। वहाँ थोड़ी जानेगा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये फारसी है, ये ऐसा तो कुछ नहीं। कोरोना तो कोरोना है, जैसे बॉम्बे में देखिए किस तरह से। तो कोरोना को बचाने के लिए हम लोग खाली मुंह से बोलेंगे और मास्क पहनेंगे, उससे तो कुछ नहीं होना। आप किस तरह से अपना चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि कोरोना तो बढ़ रहा है और हाँ, आपको अपने विधानसभा हमारे विधानसभा में भी तो कोरोना का दिया हुआ, जी। इसीलिए तो अभी तक हम लोग कर नहीं रहे हैं और देख नहीं रहे हैं। तो हम लोग मीडिया से और प्रचार के हिसाब से लोगों को मास्क लगा के और किसी तरह से जितना बन सकेगा उतना किस तरह से कोरोना से बचते हुए। हाँ, अभी अगर औसत ठीक रहा तो मास्क लगा के औसत व्यवस्था करके देखा जाए, अगर वैसा पोजीशन होगा तो थोड़ा बहुत किया जाएगा। लेकिन कोरोना का बात रहती है और मीडिया के चलते हो जो हो, अब किसी तरह से हम लोग जितना होगा हम लोग प्रचार करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से अपने मुद्दे शेयर करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लगभग खत्म होने को है। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और बाकी चरण के चुनाव बाकी है, लेकिन इसमें किसकी होगी जीत और कौन हारेगा ये तो 2 मई के बाद पता चलेगा। और हम लगातार आपको जनता के जो प्रतिनिधि है, जो चुनावी मैदान में है, किसी भी पार्टी के हो, उनके चुनावी मुद्दे क्या है आपके सामने रख रहे हैं। आज हमने स्टूडियो में बात की भानु प्रताप शर्मा जी से, जो कि बहुजन समाज पार्टी के हैं और जामुरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जामुरिया विधानसभा क्षेत्र की स्थिति के बारे में भी उन्होंने बात की और बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा क्या है बंगाल में आने का, क्यों वो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी चुना, ये सारे के बारे में विस्तार से हमने बात की। और आगे जनता किसे चुनेगी ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो 2 मई के बाद पता चलेगा। खैर, रिजल्ट जो भी हो, आपके सामने चुनावी मुद्दे आ चुके हैं, अब चुनना आपका काम है। नमस्कार।